अभी हमारे एक साथी पूछ रहे थे, आप 3 बार भारत बंद कर चुके हैं, इससे क्या हो जाएगा? भाई इसी से तो हो रहा है, मोदी जी की टांगें कांप रही हैं। और जहां कानून की बात हो, ये तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है वकील की। इसीलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारी डिस्ट्रिक्ट नींद नहीं आती होगी ढंग से, बेशर्म हो जाए तब क्या किया जाए? किसका? मोदी जी के बाप का है क्या? ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय किसका है? और इस आंदोलन के माध्यम से, आज के भारत बंद के माध्यम से उन्हें खबर पहुंच गई है कि कोई खोदे ना खोदे, किसान तुम्हारी कबर खोद के इसमें तुम्हारा अंतिम। हमारे साथ भानु प्रताप सिंह हैं जो कि एडवोकेट हैं, वकीलों का भी भारत बंद है। तो सर से जानते हैं, सर आज पूरा भारत बंद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, भारत बंद है तो हमारा संदेश इसके माध्यम से ये है कि लड़ाई केवल किसानों की नहीं है। ये लड़ाई किसानों के साथ साथ मजदूरों को भी है, गरीब लोगों की भी है। ये लड़ाई इस देश के नौजवान बेरोजगारों की भी है और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं ये उनकी भी है। ये हर किसी की लड़ाई है, इसीलिए ये भारत बंद है। कोई ये ना समझे कि जो कानून है केवल ये किसानों के खिलाफ है, नहीं, ये पूरे देश को तबाह करने के लिए है कानून। इसीलिए लोगों को इस बंद के माध्यम से जगाया जा रहा है, जागृत किया जा रहा है। उनको इस बंद के माध्यम से इन कानूनों में क्या क्या खामियां हैं वो बताने का प्रयास किया जा रहा है लगातार, और कैसे देश तबाह होगा ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। इसलिए लोगों में एक जागरूकता पैदा करने के लिए, फैलाने के लिए, और सरकार को ये चेताने के लिए कि आप समय रहते अगर सुधर जाएं, संभल जाएं और किसानों की मांग मान लें तो बेहतर होगा, नहीं तो किसान को इससे भी कठिन जो कठोर कदम जो उठाना पड़ेगा। वकीलों का भी काफ़ी मतलब भारत बंद को लेकर के समर्थन दिया वकीलों ने पूरे देश भर में, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? वकील क्यों आखिर? नहीं देखिए, वकील इस देश में या दुनिया में कहीं भी कहिए एक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जागरूक तबका माना जाता है, और जहाँ कानून की बात हो ये तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है वकील की। इसीलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, बार्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी इसीलिए इस आंदोलन का सहयोग कर रही हैं, क्योंकि वकीलों ने पढ़ के बताया है, समझाया है कि कानून क्या है। इस कानून के माध्यम से सरकार कैसे एक एक तबके को लगातार तबाह करेगी, और ये जो जमीन जिसको कह रहे हैं कि ये नहीं जाएगी, सरकार बार बार कह रही है, यही कानून के माध्यम से ये जमीन किसानों की छिन जाएगी, बच नहीं पाएगी। और वैसे भी अगर आप देखें, जिन पूंजीपतियों वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO के मतलब उनके माध्यम से, ये यूँ कहो कि उनके बिहाफ पे सरकार जो काम कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि ये कानून ठीक है, इसका मतलब दाल में काला है। और हम तो कहते हैं दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। भाई कानून हमारे देश का, तुम्हें क्या लेना देना है? और जिस कानून को जिनके लिए बनाया गया वो नहीं मानना चाह रहे, वो नहीं लागू करवाना चाह रहे, उन्हें नहीं चाहिए कानून, वो विरोध कर रहे हैं, तुम उसकी सपोर्ट करने वाले कौन होते हो? तो इन सारी चीज़ों से पता लग जाता है। और क्योंकि ये कानून है, कानूनी पेच है, वो कानूनी दांव पेच देश की भोली भाली जनता को समझाने के लिए वकीलों को आगे आना जरूरी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार इस आंदोलन में वकीलों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कृषि मंत्री का बयान आता है, जब भी ऐसे कुछ किसान करते हैं तो कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब कुछ नहीं है, वो सरासर झूठ बोलते हैं। न वो बात करने के लिए तैयार हैं और ना ही वो ये कानून वापस लेने के लिए तैयार हैं। वैसे भी सरकार की तरफ से आपने कई बार सुना होगा, भाई संशोधन तो हो सकते, कानून वापस नहीं होंगे। और हमारी लड़ाई ही ये है कि कानून, तीनों कानून वापस होंगे, और साथ में MSP को कानून बनाकर उसको कानूनी दर्जा दिया जाएगा, तभी आंदोलन खत्म होगा। अगर कृषि कानून वापस नहीं होंगे तो किसानों की घर वापसी भी नहीं होगी। तो सरकार के कहने से कुछ नहीं पड़ता, सरकार जो चाहे कहती रहे। और वैसे भी ये झूठों की सरकार है, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, गृह मंत्री झूठ बोलता है, ऊपर से नीचे तक सारे मंत्री झूठ बोलते हैं। तो ये झूठों की सरकार है, जो कहते कुछ है करते कुछ है। उनकी बात का क्या विश्वास करेंगे? हमें तो विश्वास है नहीं। आज प्रधानमंत्री जब आए अमेरिका से तो सीधे संसद भवन का निर्माण देखने के लिए गए थे, कैसा चल रहा है, वहाँ पे बन रहा है। और इसको लेकर के सोशल मीडिया में रहता है कि प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसानों की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस चीज़ को लेकर के आप क्या कहेंगे? 24 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे। पर मैं एक चीज़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको कि इसी देश का वर्तमान प्रधानमंत्री
अगर काम भी करता है तो इस देश को पूरी तरह तबाह करने के लिए और इस देश के 120 करोड़ लोगों को गुलाम बनाने के लिए ही काम करता है और पूंजीपतियों की गुलामी करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। तो अंतिम रूप से आप क्या कहेंगे, भारत बंद कितना सफल रहा? अंतिम रूप से मेरी बात छोड़िए, आप सोशल मीडिया पे देखिए, मीडिया तो गोदी मीडिया तो क्या दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया साफ दिखा रहा है कि आज का भारत बंद बहुत सफल है, बहुत दूर दूर तक है। आपको रिपोर्ट्स मिल रही होंगी कि तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरला में, आंध्रा में, आपके जो इधर आ जाइए पश्चिम बंगाल में, और आप इसका जब बिहार में, फिर नीचे चले जाइए आप मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, सभी जगह, राजस्थान में, सभी जगह बंद है। और इस बार का बंद बहुत बड़ी मात्रा में सफल है। कहीं कहीं तो 100% है, कहीं 50% है, तो कहीं 70, कहीं 75, 80, 90% तक भी ये स्थिति है। तो बंद सफल है, सरकार को समझ जाना चाहिए और इस बंद के माध्यम से हम लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, मैंने आपको बता दिया। गुजरात हो जो मोदी जी का गृह राज्य है, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो और हरियाणा हो, हर जगह आज का जो आंदोलन है फैला हुआ है और कई राज्यों में 100% तक और कई जगह पे 50 से लेके 60, 70, 80, 90 तक इतनी सफलता आज इस आंदोलन को है। अभी हमारे एक साथी पूछ रहे थे, आप 3 बार भारत बंद कर चुके हैं, इससे क्या हो जाएगा? भाई इसी से तो हो रहा है, मोदी जी की टांगें कांप रही हैं। ये आंदोलन का ही तो नतीजा है। इस आंदोलन की घोषणा करीब 5 तारीख को मुजफ्फरनगर की रैली में, और उसके बाद आज ये आंदोलन इतनी बड़ी सफलता बन चुका है। चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं, तो साथियों, लोकतंत्र में शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहना, अपने आंदोलन करना, ये हर नागरिक का अधिकार है और किसान अपने इस अधिकार का पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शांति के साथ, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हमारी आवाज लगातार केवल पहुंच नहीं रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के कानों में 24 घंटे गूंजती है, उन्हें नींद नहीं आती होगी ढंग से। ये स्थिति है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती तो हम तो पहले ही कह रहे हैं, तो मान जाओ, आके माफी मांग लो, गलती हो गई, कानून वापस ले लो। नहीं मानोगे तो तुम्हें उखाड़ के फेंक देंगे। घोषणा इसकी हो चुकी है और इसका समापन हो लेगा 2022 के चुनाव में, जब मार्च अप्रैल में रिजल्ट आएगा। लगातार हम ये कह रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूं, आदमी और प्रधानमंत्री होके जब इतना बेरहम और इतना बेशर्म हो जाए, तब क्या किया जाए? और उस बेरहमी और बेशर्मी का एक नजारा मैं आपके सामने रखता हूं, आप सब इसको समझ पाएंगे कि मैं जो कह रहा हूं वो क्यों सही है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है, आज उसकी तारीख, और मुकदमा चल रहा है पीएम केयर फंड का, और वो किसी व्यक्ति ने डाला है मुकदमा पीएम केयर फंड का, और उसमें कहा है कि भाई पीएम केयर फंड की जानकारी तो दो, किससे कितने पैसे आए और कहां कहां खर्च किए। तो सरकार ने हलफनामा अपना दिया है अदालत में। आप देखिए, झूठ बोलने की भी बेशर्मी कहां तक हो सकती है कि आप अदालत में झूठ बोल रहे हो। हालांकि बेशर्मी इससे भी ज्यादा है कि जब पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट कह रही है भैया अपना हलफनामा तो दो, वहां हलफनामा भी नहीं दे रही है। इस कदर सरकार की हठधर्मिता है। तो हाई कोर्ट में उसने दिया है हलफनामा कि ये जो पीएम केयर फंड है, ये सरकारी फंड नहीं है, ये प्राइवेट फंड है। तो ये सवाल सबके मन में आता है, भाई अगर ये प्राइवेट फंड है तो ये कोरोना में मदद करने के लिए क्यों कहा गया था? जिस समय ये फंड बनाया गया, मोदी जी ने कहा कि भैया सरकार के पास पैसे नहीं हैं, देश के सब लोग पैसा दो ताकि कोरोना महामारी से निपटा जा सके, उसके लिए अस्पताल, डॉक्टर, दवाई और वेंटिलेटर, इन सब की व्यवस्था की जा सके। क्यों कहा था आपने अगर ये सरकारी नहीं है? और अगर ये सरकारी नहीं है
तो फिर प्रधानमंत्री नाम क्यों है भाई? प्रधानमंत्री नाम है तो इसका मतलब सरकारी है। या तुम अपने नाम पे कहो कि मोदी फंड है, ये मोदी केयर फंड है, नरेंद्र मोदी केयर फंड है, और आप इसके चेयरमैन भी क्या हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री चेयरमैन। इसके जो मेंबर हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसके जो दूसरे मेंबर हैं जो आपके गृह मंत्री जो अमित शाह, वो इसके मेंबर है। और चौथे इसके मेंबर कौन हैं? वो मेंबर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो यानी कि 4 इतने महत्वपूर्ण विभाग, वही इसके चेयरमैन और मंत्री वो हैं मेंबर। और फिर भी आप कह रहे हो कि ये जो है प्राइवेट फंड है। अगर ये प्राइवेट फंड है तो सरकारी कर्मचारियों की 1 दिन से लेकर 3 दिन की तनख्वाह तुमने क्यों इसमें ली? क्यों चला रहे हो इसको? और अगर ये प्राइवेट फंड है तो आपने जो सरकारी उद्योग है जिन्हें बंद करने जा रहे हो, जिनकी लिस्ट लेके आए हो आप, 196 पेज की 2 वॉल्यूम में किताब लेके आए हो ना, कि जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 26,700 किलोमीटर, इन्हें 1,60,000 करोड़ में बेचेंगे। और जो और आपकी रेलवे है इसको 1,52,000 करोड़ में बेचेंगे। ये क्यों भैया ये सब लिस्ट लेके आए हो? उनसे जो पैसा लिया 2,105 करोड़, वो तो सरकारी है ना। इसके अलावा आपने सेना से भी पैसे ले लिए 500 करोड़। इसके अलावा आपने बैंक के कर्मचारियों से पैसे ले लिए, बैंकों से पैसे ले लिए, रेलवे के कर्मचारियों से पैसे ले लिए, रेलवे से पैसे ले लिए, यानी हर सरकारी विभाग से आपने पैसा ले लिया। और फिर भी ये सरकारी फंड नहीं है, सरकारी कर्मचारी चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस उसका एड्रेस है, प्रधानमंत्री क्या मोदी जी के पिताजी का है क्या? किसका? मोदी जी के बाप का है क्या? ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय किसका है? ये जनता का। और जो उसमें सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जो डायरेक्टर हैं, जो सब है, वो सारे काम कर रहे हैं, कौन है? वो मोदी जी के नौकर हैं क्या? नहीं, वो जनता के नौकर हैं। भैया क्या हो गया? वो जनता के नौकर हैं। वो सरकारी वकील डिफेंड करें, वो जनता के पब्लिक, जो वो है पब्लिक फंड है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उस टैक्स पेयर के पैसे से उनको तनख्वाह जाती है। जाती नहीं जाती? तो कैसे सरकारी फंड नहीं है? जो ऑफिस का पता मैंने बता दिया, साउथ ब्लॉक प्रधानमंत्री कार्यालय का पता। और फिर भी कह रहे हो आप आरटीआई में इसका जवाब नहीं देंगे, आपको ऑडिट नहीं करवाएंगे, सीएजी से ऑडिट नहीं करवाएंगे आप। मतलब आप ये देखिए बेशर्मी इस तरह से। तो ये है स्थिति। जब अब मैं तो बहुत सीधे कहूँगा, आपने जबरदस्ती सरकारी कर्मचारियों से पैसे लिए तो हफ्ता वसूली है भैया। जैसे कोई गुंडा बदमाश कहता ना, तो क्यों इतने पैसे पहुंचाने चाहिए? नहीं तो जानता तो क्या होगा। तो भैया ये तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं कानूनी जुबान में एक्सटॉर्शन। धारा 385 इसमें एक्सटॉर्शन में आती है, चौथ वसूली। तो भैया ये तो लूट है सरकारी, हफ्ता वसूली है। तो प्रधानमंत्री आपके हफ्ता वसूली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आपके जो देश का पैसा है, जो पूंजीपतियों से ले रहे हैं, कोई पूंजीपति क्यों देगा भैया? कोई 1500 करोड़, कोई 500 करोड़, कोई 100 करोड़, वो इसीलिए तो देगा भैया। प्रधानमंत्री है, काम करवाना है। कैसे काम कराना? किसी ने 1500 करोड़ दिए तो उसके 35 से 40 हजार करोड़ रुपए माफ होने। और बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऑलरेडी 8 लाख करोड़ रुपया मोदी जी माफ कर चुके हैं। और तकरीबन 8 से 10 लाख करोड़ रुपया अभी बकाया पड़ा, जो उनसे वसूल करना, उसे भी देर सवेर मोदी जी माफ करेंगे। और जो चाइना की कंपनियां, चीन को लाल आंख दिखाने की बात करें, चीन की कंपनियों से पैसा ले रखा, वो भी पीएम केयर फंड में। तो भैया ये सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हो, अगर ये सरकारी नहीं है तो भैया ये तो चौथ वसूली हो गई, हफ्ता वसूली हो गई, और ये तो साहब रिश्वत हो गई सीधी सीधी। तो मोदी जी ने सही कर दिया कि रिश्वत लेने का एक फंड बना दिया, जिसे कहते हैं पीएम केयर फंड। भैया ऐसा प्रधानमंत्री जो सरेआम लूट मचा रहा है, क्या उम्मीद करी जाएगी? लेकिन किसान उसे बता देंगे। और इस आंदोलन के माध्यम से, आज के भारत बंद के माध्यम से उन्हें खबर पहुंच गई है कि कोई खोदे ना खोदे, किसान तुम्हारी कबर खोद के इसमें तुम्हारा अंतिम संस्कार बीजेपी का और मोदी जी का जरूर कर देंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।